जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको सब्जेक्ट से अन्य टॉपिक और वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि अभी तक हमने उस टॉपिक की वीडियो अपलोड नहीं की है, जिस टॉपिक की वीडियो आप सर्च कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो पर हम चर्चा कर लेते हैं। आज की हमारी वीडियो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन यानी मृदा निर्माण के कारकों पर आधारित है। तो मृदा निर्माण करने वाले जो कारक हैं उनको दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला है एक्टिव फैक्टर्स और दूसरा है पैसिव फैक्टर्स। दोस्तों, जो एक्टिव फैक्टर्स है उसमें आपका क्लाइमेट और बायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, और जो पैसिव फैक्टर है उसमें पेरेंट मटेरियल्स, टाइम और ट्रॉफोग्राफी आ जाती है। तो आइए सभी पर एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्टिव फैक्टर्स यानी सक्रिय कारकों का क्या मतलब होता है। तो देखो दोस्तों, एक्टिव फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो मृदा का निर्माण हो रहा है उसमें कौन सा कारक है, कौन सा फैक्टर्स है जो कि अपनी डायरेक्ट भूमिका सॉइल फॉर्मेशन में निभा रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक्टिव भूमिका अपनी सॉइल फॉर्मेशन में निभा रहा है, उसको तो हम बोलेंगे एक्टिव फैक्टर्स। और जो अपनी पैसिव भूमिका निभा रहा है उसको हम बोलेंगे पैसिव फैक्टर। तो इसे एग्जाम्पल से समझो ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। मान लो आप इस वीडियो को देख के नोट्स बना रहे हैं। मानना क्या है, हम आशा कर रहे हैं कि आप नोट्स बना रहे होंगे। तो आप जो नोट्स अपने हाथ से बना रहे हैं उसमें आप तो एक्टिव तरीके से कार्य कर रहे हैं, परंतु आप जिस नोटबुक पर नोट्स बना रहे हैं उसकी तो कोई भी डायरेक्ट भूमिका है नहीं। आप कार्य कर रहे हैं तभी तो वो कार्य हो रहा है, तो आप तो उसमें एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं, परंतु आपकी जो नोटबुक है और जो आपकी पेन है वो पैसिव है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो आप ग्राउंड में फुटबॉल खेलने जाते हो, तो आप फुटबॉल को किक मारते हो, तो आपकी तो उसमें एक्टिव भूमिका है क्योंकि आपने उसको किक मारा, परंतु जो फुटबॉल है वो तो पैसिव है क्योंकि उसकी अपनी तो कोई भूमिका नहीं है। आपने किक मारा तभी वो इधर उधर जा रही है। हम आशा करते हैं आप एक्टिव फैक्टर समझ गए होंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका सॉइल फॉर्मेशन से क्या मतलब है। तो देखो दोस्तों, जो आपकी क्लाइमेट यानी जलवायु होती है वो मृदा निर्माण में जो आपकी जलवायु है वो महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि किसी भी स्थान पर किस तरह की मृदा पाई जाएगी ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वहाँ की जलवायु कैसी है। तो इसे भी एक एग्जाम्पल से देखो। मान लो आपके पास दो रॉक्स हैं, एक मिनट, मान लो आपके पास दो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं। एक को ले जाके आपने राजस्थान में रखा है और दूसरी रॉक्स को आपने ले जाके उत्तर प्रदेश में रखा है। अब मान लो आप 2000 साल बाद जाते हो, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप 2000 साल बाद देखने जाएंगे, लेकिन मान लो या ये मान लो कि आपकी पीढ़ी इसको देखने जाती हैं, तो वो क्या देखेंगी, जो ये जो रॉक्स है, जो चट्टान है, इससे जो मृदा का निर्माण हुआ है वो कैसी मृदा का निर्माण होगा। तो आप सभी को पता होगा ये राजस्थान में है तो यहाँ रेतीली मृदा का निर्माण होगा, और जो उत्तर प्रदेश में है उससे एलोबल सॉइल है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होगा। लेकिन इस वाली मृदा, ये चट्टान तो दोनों ही सेम है, लेकिन इससे रेतीली मृदा और इससे जलोढ़ मृदा क्यों निर्माण हुआ। तो उसका कारण ये है कि जो राजस्थान की जो जलवायु है आपकी, वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत अधिक है, वर्षा भी वहाँ बहुत कम है, और दूसरा वहाँ पर जो बाष्पीकरण है वो भी बहुत अधिक ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो सॉइल का जो निर्माण हुआ है वो रेतीली सॉइल है। परंतु वहीं हम उत्तर प्रदेश में देखें, यहाँ जलोढ़ मृदा का निर्माण क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी सही है, दूसरा यहाँ वर्षा भी हो जाती है, और जो चौथा है, जो तीसरा है, यहाँ बाष्पीकरण भी उतना अधिक नहीं है। तो इस वजह से यहाँ जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है एलोबल सॉइल या जलोढ़ मृदा का निर्माण। अब हम देख लेते हैं कि जो सॉइल फॉर्मेशन में आपकी जो क्लाइमेट है उसकी क्या भूमिका है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले है टेम्परेचर, यानी जो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो सॉइल फॉर्मेशन कर रहा है तो उसमें सबसे पहला आपका आएगा टेम्परेचर। तो देखो दोस्तों, टेम्परेचर कैसे कर रहा है, तो इसे भी आप एक एग्जाम्पल से देखो। आप इसे डायग्राम से समझो। मान लो ये जो चट्टान है ये ऐसी जगह पे है जहाँ का दिन का जो टेम्परेचर है वो लगभग 35 डिग्री के आसपास है, और जो रात का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है। हालांकि इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन मान लो तो जो रात का टेम्परेचर है वो तो कम होगा, लेकिन दिन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि दिन में सूर्य निकलता है। जब सूर्य निकलेगा तो मान लो जो आपको चट्टान देख रहे हैं इसको हीट मिलेगी, क्योंकि 35 डिग्री पे क्या होगा, ये जो आपकी चट्टान है ये गर्म होने लगेगी। गर्म होने की वजह से क्या होगा कि इसका जो आयतन है,
जो उसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ये तो आप सभी को पता होगा कि अब जब हम किसी भी चीज़ को हीट देते हैं तो जो उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ने लगता है, परंतु इसके जो अपोजिट क्या होगा रात में कि ये ठंड की वजह से, यानी जिसका 20 डिग्री टेम्परेचर होगा तो ये ठंड की वजह से सिकुड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है तो वो सिकुड़ जाती है। जब ये प्रक्रिया लगातार चलेगी कि दिन में ये जो चट्टान है ये फैलेगी थोड़ी और रात में ये सिकुड़ेगी, तो क्या होगा कि एक समय के बाद कमजोर होकर टूट जाएगी। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये जो आप दरारें देख रहे हैं ये इसी का परिणाम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो है आपकी रेनफॉल यानी वर्षा। तो देखो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो बादल बन रहे हैं, ये बादल बनेंगे तो थोड़ी बहुत देर बाद बरसात भी होगी, या हो सकता है बाद में कहीं बरसात हो। जब बरसात होगी तो इस चट्टान के ऊपर जब पानी गिरेगा तो क्या होगा, पानी अपने साथ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं दरारें उनसे होकर नीचे आएगा, नीचे आएगा तो वो भी जो ये रॉक्स है उसको काटेगा, तो वो भी सॉइल फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो है आपकी हवा। तो हवा कैसे करेगी, तो आप इसे यहाँ देखें, मान लो आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये ऊपर वाला, ये चट्टान से कमज़ोर हो गया और ये जब काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा तो हवा क्या करेगी, हवा का भी एक प्रेशर होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो हवा जब इससे टकराएगी तो इस वाले एरिया को ये नीचे गिरा देगी, तो क्या होगा, ये जब नीचे गिरेगा तो कई भाग में टूट जाएगा। तो अब आपकी जो हवा है वो भी अपना जो एक्टिव भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो दोस्तों, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब मृदा निर्माण में बायोटिक फैक्टर्स की भूमिका हो, या आप ऐसा कह सकते हैं कि मृदा निर्माण में जीवित फैक्टर्स या जीवित कारकों का जो भूमिका हो उसी को हम कहेंगे कि वो बायोटिक फैक्टर्स हैं। क्या क्या भूमिका हो सकती है, तो उसे भी कुछ एग्जाम्पल हमने आपके लिए दिए हैं, जैसे कि पौधों की जड़ें हो गई, मृदा में मौजूद पोषक तत्व हो गए, खनन हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए। तो आइए इसको भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं पौधे की जड़ें मृदा निर्माण में किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रही हैं। तो देखो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो पेड़ है इसकी जड़ें काफ़ी आसपास के एरिया में फैली होंगी या नीचे तक फैली होंगी, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो आप देख सकते हैं ये चट्टान के टुकड़े हैं। ये जो चट्टान के टुकड़े हैं इसमें जड़ें तो नीचे हैं तो ऊपर आसपास भी होंगी। तो मान लो आप ये जो पेड़ है ये वाला, इसकी जड़ें अगर मान लो इस वाली एरिया में आती हैं तो इसमें आप दरार देख सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा जब पेड़ आपका छोटा होता है तो उस समय जो उसकी जड़ होती है वो भी छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे पेड़ आपका बड़ा होता है, आप कह सकते हैं कि समय के साथ जो जड़ का साइज होता है वो बड़ा होता जाता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, आप जो ये दरार देख रहे हैं ये वाली, इस दरार के बराबर जड़ का साइज हो जाएगा, लेकिन फिर हल्के हल्के जड़ है वो बड़ी होगी, तो जिस वजह से इसमें वो फोर्स उत्पन्न करेगी और इसको दो भागों में बांट देगी। तो ये प्रक्रिया जब लगातार चलती है तो ये भी जो आपके पेड़ हैं वो भी काफी हद तक जो ये चट्टानें होती हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, वो है हमारे मृदा के अंदर पोषक तत्व। तो इसे भी आप उसी डायग्राम में समझो कि जब सॉइल फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर पोषक तत्व जाते हैं, उसमें भी जीवित कारकों की काफी अच्छी भूमिका होती है। तो इसे भी आप इसी वाले डायग्राम देखो दोस्तों, ये जब पानी नीचे बह के जा रहा है इसमें आप देख सकते हैं जो पेड़ हैं इनकी पत्तियां इसमें गिरेंगी और ये जो आप काई वगैरह देख रहे हैं इसके आसपास ये भी कुछ मात्रा में पानी के साथ जाएंगे और ये रॉक्स हैं ये भी कट के जा रही हैं। जब ये किसी एक जगह पे जाके जब ये रुकेंगी तो वहाँ पे जो ये चट्टानें हैं इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो एक समय के बाद सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब वो सॉइल में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो ये जो यहाँ से पत्तियाँ और ये काई है जो छोटे छोटे जो आप पेड़ हैं इनके टुकड़े गए होंगे वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो एक तरीके से जो आपकी मृदा है उसको पोषक तत्व प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, वो है हमारा खनन। तो खनन को हम यही समझाते हैं। खनन कैसे, जैसे मान लो ये कोई चट्टान है दोस्तों, अब इंसान को पता लगा कि इस चट्टान के नीचे कोई कीमती धातु है तो वो क्या करेगा, इस पूरी चट्टान को ही खोद के अलग डाल देगा। तो चट्टान क्या होगी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, क्योंकि जब उसको तोड़ेगा तो एक बार में तो खोल के डाल नहीं देगा इंसान, उसको तोड़ के ही डालेगा। तो वो जब मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कहीं पड़ेगी तो उसके बाद उससे सॉइल फॉर्मेशन होने लगेगा, क्योंकि जो छोटे टुकड़े होते हैं उनसे थोड़ा जल्दी फॉर्मेशन हो जाता है सॉइल का। अगर आप कंपैरिजन देखें, जो बड़ी आपकी सॉइल है, मान लो ये कोई चट्टान है और ये कोई आपकी टुकड़ा है तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन ये थोड़ी जल्दी टूट जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव कैसे, तो इसे भी आप उसी वाले डायग्राम से समझें। जैसे आप सूक्ष्म जीव का मतलब है जो छोटे छोटे पौधे हैं, या आप कह सकते हैं जो आपकी इकाई आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यानी आप जो ये रॉक्स देख रहे हैं इस पर भी आपको इकाई दिख रही है।
तो ये जो काई है ये क्या करेगी, ये जो रॉक्स है इनके ऊपर उगेगी, तो एक समय के बाद ये जो रॉक्स की जो ऊपरी परत है उसको कमजोर कर देगी, तो ये ऊपरी परत है वो हल्के हल्के टूटना चालू हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कितनी अधिक काई है, तो ये भी तोड़ती है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, वो है आपका पैसिव फैक्टर्स। पैसिव फैक्टर्स क्या होते हैं ये हम आपको बता चुके हैं, एक और एग्जांपल दे देते हैं उसी का, जो हमने पीछे आपको दिया था आपके नोटबुक वाला। तो आपको जो नोटबुक है वो पैसिव है क्योंकि उसका कोई रोल है नहीं। उसी तरीके से जो आपके पेरेंट्स मटेरियल है उसका अपना कोई रोल नहीं है सॉइल फॉर्मेशन में। हालांकि उस पर सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है वो अलग बात है, या कह सकते हैं उससे सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी कोई भूमिका नहीं है। अभी आगे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि पेरेंट मटेरियल होते क्या हैं। देखो दोस्तों, नाम से ही क्लियर हो रहा है, पेरेंट मटेरियल यानी ऐसे मटेरियल्स या ऐसे पदार्थ जिनसे कि सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सॉइल का फॉर्मेशन किससे हुआ ये तो आप सभी को पता होगा कि चट्टानों से ही हुआ है। तो चट्टानें क्या होंगी, वो पेरेंट मटेरियल्स होंगी। ये हमने आपको लिख के भी दिया है कि जिन सेलों से मृदा का निर्माण होता है उन्हें ही पेरेंट्स मटेरियल कहते हैं। सेलों से मृदा का निर्माण के समय सेलें जो होती हैं, यानी आप सेल का मतलब है रॉक्स, रॉक जो होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं की एक लंबी अवधि तक बने रहने से मृदा का निर्माण होता है। ये भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं क्या होती हैं हम ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, हम ज़्यादा डीपली हम इस पर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट अब हम समझ लेते हैं आपका टाइम। देखो जो समय होता है उस समय में क्या होता है, जो टाइम होता है कि आपको जो सॉइल फॉर्मेशन है वो एकदम तो होता नहीं है। जैसे मान लो ऐसा तो है नहीं आप ये जो रॉक्स है इसको ले आ घर के बाहर रखें और 2 दिन बाद जाके अगर आप उसको देखें तो वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बल्कि अगर आप इसको कहीं रखते हैं तो इसको लगभग सॉइल में कन्वर्ट होने में लगभग हजारों साल लग जाएंगे। तो जो सॉइल फॉर्मेशन होता है उसमें समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे कि हमें पता ही है कि मृदा का निर्माण बहुत धीरे धीरे एक लंबी अवधि में होता है। इसका हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है, कितनी मतलब इसका जो निर्माण होता है वो धीरे होता है, जिसका अनुमान आप इस एग्जाम्पल से लगा सकते हैं कि 1 इंच जो मृदा का निर्माण होता है वो लगभग 800 से 1000 साल में होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं ट्रोफोग्राफी यानी स्थलाकृति। देखो दोस्तों, नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखो स्थल का मतलब होता है कि कोई भी सरफेस, और आकृति का मतलब होता है आकृति, यानी जो सरफेस है उसकी कैसी आकृति है तो उसको हम स्थलाकृति बोलेंगे। तो मृदा की परत की मोटाई स्थलाकृति पर भी निर्भर करती है, क्योंकि अगर पहाड़ी क्षेत्र है तब वहाँ मृदा की जो परत होगी वो काफ़ी पतली होगी, लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्र नहीं है तो जो मृदा की जो मोटाई होगी वो कम होगी। क्यों होगी, तो इसे हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे दोस्तों मान लो ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, या मान लो यही कोई एक पहाड़ है। अब ये जो पहाड़ हैं ये कई सारे पहाड़ होंगे, तो इनसे क्या होगा, और ये वाला जो एरिया ये मैदानी एरिया है, तो इन पहाड़ों से आप देख सकते हैं कि इस पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो आप सभी को पता होगा जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसमें वर्षा जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो वर्षा क्या करेगी, यहाँ पर जो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा होगा उसको बहा के, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होंगे उनको बहा के नीचे ले आएगी। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ, तो जो हम आपकी जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो रुक जाएंगे जो एरिया, जब ये समतल आ जाएगा तो। लेकिन जो ऊपरी वाला एरिया है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो मृदा, हालांकि मृदा तो यहाँ भी बनेगी लेकिन यहाँ जो बनेगी वो एक पतली परत बनेगी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं नीचे क्या होगा, ये लगातार इस पे जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे इकट्ठी होती रहेगी, तो यहाँ पे बहुत मोटी परत बन जाएगी। लेकिन जो ऊपरी एरिया है यहाँ पतली परत बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर जो मृदा की मोटाई होती है वो बहुत कम होती है। मृदा की मोटाई का मतलब है कि आपकी जो मृदा बनेगी आप उसे अगर खोदेंगे तो वो लगभग कम एरिया में मिलेगी, लेकिन मैदानी क्षेत्र में आप खोदेंगे तो काफ़ी गहराई तक आपको सॉइल मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।